नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूँ आपके साथ जुबैर फैश। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी सीएम DS सिंहदेव साहब, जो छत्तीसगढ़ में सीएम के दावेदार भी रहे और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो लंबे समय से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही। कई बार नाराजगी भी जाहिर हुई। कांग्रेस ने उन्हें साधने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं डिप्टी सीएम को लेकर क्या सोचते हैं। संतुष्ट हैं आप? आपकी नाराजगी दूर हुई? नाराजगी तो नहीं थी, मैं नाराज कभी नहीं था। ये सही है कि मीडिया में खास करके 2.5 साल वाली बात चल पड़ी थी, और ये भी सही है कि चुनाव जीतने के बाद 4 लोगों को जो दिल्ली बुलाया गया था, छत्तीसगढ़ के लीडर्स को, उनमें मेरे को भी बुलाया गया था। तो स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री के चयन की बात उस समय थी और हम लोग फोकस में आ गए। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करने का मौका पार्टी में दिया था, तो नाम सर्कुलेशन में था, चलन में था कि ये भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के। तो वो बात रही, इसमें कोई दो बात नहीं है कि वो चर्चा का विषय बना रहता था। उसका दबाव भी बनता था, हम लोग के ऊपर भी बहुत दबाव बनता था। काम करने में, सामान्य रूप से काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी। आए दिन 50 लोगों के फ़ोन, क्या हो रहा है बाबा, कब हो रहा है, अब ये हो गया, अब ऐसा हो गया। 2.5 साल अब पूरे हो गए। मीडिया में बात आती है तो ऐसे ही तो नहीं आती होगी, मीडिया वालों को पता तो रहता होगा, कहीं से उनको जानकारी तो मिलती होगी। आप बताओ क्या है इसमें, अब मैं क्या बताऊं। कई बदकबरों की बातें होती हैं, कई चीज़ बोली नहीं जा सकती हैं, बोली नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसका बहुत दबाव रहा, इसमें कोई दो बात नहीं है। और अब अंततः ये निर्णय हाईकमांड स्तर के होते हैं हर राजनीतिक दल में, और कांग्रेस भी उसी व्यवस्था से चलती है। हाईकमांड ने भूपेश भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया था, और काम करने के लिए डायरेक्शन बने हुए थे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे थे। और अभी उनने ये निर्णय लिया कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर हाईकमांड ने दिया। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप मध्य प्रदेश में मंत्री थे, वो छत्तीसगढ़ में मंत्री थे, तब भी आप प्रोटोकॉल के हिसाब से देखे तो सेकंड पोजीशन पे थे। अब आपको डिप्टी सीएम बनाया तब भी सेकंड पोजीशन पे। डिप्टी सीएम बनने के बाद कुछ अधिकारों में परिवर्तन आया है कि वो अधिकारों में कुछ बदलाव आएगा, या कुछ राइट्स आपको ज़्यादा और मिलेंगे? इसमें अधिकार कुछ नहीं होते अलग से। क्रिकेट की बात है कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन है तो बैटिंग ऑर्डर और फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग कब कौन करेगी, तो कैप्टन डिसाइड करते हैं। वाइस कैप्टन उपस्थित हैं, कभी कोई कंसल्टेशन होना है तो कंसल्टेशन हो जाता है। अधिकार तो कैप्टन कहेंगे आप स्लिप में खड़े हो, वाइस कैप्टन कहेगा नहीं फाइन लेग में जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसी तो व्यवस्था चल नहीं सकती टीम की। तो इसमें भी वही बात है कि हमारे कैप्टन के रूप में मुख्यमंत्री हैं और वो संचालन करेंगे, और वाइस कैप्टन के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है, प्रोटोकॉल बढ़ जाता है। आप कैप्टन हैं और बाकी 10 टीम के सदस्य हैं, और उसमें एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, 9 टीम के सदस्य, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल जाता है, इसमें प्रोटोकॉल मिलता है। क्रिकेट की बात की तो जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई भी निर्णय लेते हैं तो सामूहिक रूप से लेते हैं, जी। और वो दोनों ही जिम्मेदार माने जाते हैं। अब चूंकि आपको डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है, पहले आप मंत्री थे तो शायद निर्णय लेने में आपसे राय मशवरा नहीं लिया जाता होगा, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ बनेगा कि आपसे भी सामूहिक निर्णय लिए जाए? बनना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे हम लोग पहल भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बात भी हो रही है, और जो आप कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। लेकिन एक वो जो पिछले 2.5 साल से जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वो ऐसे उम्मीद कर रही थी, ऐसी एक्सपेक्ट कर रही थी कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में आपको देख रहे। अब डिप्टी सीएम के रूप में आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनको किस तरह से संतुष्ट करेंगे? दोनों बातें रहती हैं, बल्कि एक तीसरी बात भी जोड़ देता हूँ। एक तो कि जिनके मन में है कि नहीं बाबा हमारे बीच के हैं, हमारे साथ का मुख्यमंत्री बन जाता तो बड़ा अच्छा होता, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि अरे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, और ज़्यादातर लोगों को है कि नहीं चलिए पार्टी ने आपको जगह तो दिया, हम लोग सबका मान सम्मान तो रखा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में से उप मुख्यमंत्री के रूप में आपने आपको काम करने का मौका तो दिया। तो एक वातावरण जो बना हमारे हाईकमांड के
घोषणा के बाद वेणुगोपाल जी ने जो पत्र निकाला, उस वातावरण में सकारात्मकता कहीं ज़्यादा थी बनस्बत नकारात्मकता। कह रहे ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के कर दिया। तो रिएक्शन पॉजिटिव है, ओवरऑल रिएक्शन बड़ी प्रतिशतता में पॉजिटिव है। नेगेटिव इसका जो आने वाला है, आने वाले समय में आ सकता है, वो ये रहेगा कि लोगों की उम्मीद बढ़ जाती। पहले तो अच्छा आप मंत्री थे, उसके पहले अच्छा आप विपक्ष में थे, विपक्ष में थे तो क्या कर सकते हैं, तो सरकार का काम करती, फिर मंत्री मंडल बन गया तो अच्छा काम तो करना है, उम्मीदों का एक दबाव जनप्रतिनिधियों पे रहता है। पर ठीक है, निर्णय तो स्थिति में मुख्यमंत्री को करना है, आप तो मंत्री हो। अब ये बात आ जाएगी कि नहीं अब तो आप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, अब वो उम्मीद बढ़ जाती है। अब वो बात लोगों में बैठती नहीं है कि अधिकार तो डायरेक्टली कुछ है, पर वो उम्मीद बढ़ जाती है। उसमें जो काम अब नहीं होंगे तो और डिसअपॉइंटमेंट लोगों को थोड़ा हो सकता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के काम करना है। लोगों के ध्यान में भी ये बात डालनी है, एक समय भी कम है, जवाबदारी भी मिली है, आपसे जुड़ने की जवाबदारी मिली है, उसको पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के साथ में कहीं भी तालमेल की अगर कमी हो तो और एक जवाबदेही बढ़ गई कि उस ऐसी कमियों को और दूर करके मिलके हमको काम करना है। लेकिन फिर इसकी बात करें तो क्रिकेट में जो वाइस कैप्टन होता है उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है कैप्टन। 2023 के चुनाव में आपका प्रमोशन के कितने चांसेस हैं एज ए कैप्टन? अब लोगों ने तो कई वाइस कैप्टन देखे जो कैप्टन नहीं बने, कुछ बने भी, कुछ कैप्टन किसी मैच को नहीं खेल पा रहे हैं, बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो वो मैच की कप्तानी वाइस कैप्टन को करते देखा। तो वाइस कैप्टन अब कैप्टन बनेगा ही, ये प्रोग्रेशन नहीं, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। बीच में ऐसी भी चर्चाएं आई थी, ऐसी भी बात चल रही थी कि आपको बीजेपी के बड़े लीडर से बीजेपी ने कई बार साधने की कोशिश की और आपने स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं बीजेपी में शामिल होने से बेहतर है घर बैठना पसंद करूँगा। जो आपने ये बात कही है घर बैठना पसंद करूँगा, तो घर से निकालने की तो आपको डिप्टी सीएम नेक्स्ट शेयर है। राजनीति में कई बातें चलन में रहती हैं और समय के हिसाब से निर्णय होते हैं। क्या ध्यान में रख के अंतिम निर्णय हाईकमांड ने ऐसा लिया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई बातें प्रचलन में रहती है। और ये भी सही है कि लोगों को अगर लगा होगा कि ये सोच रहा है कि अगला चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो संपर्क करने की कोशिश करो। हम लोग सभी तो साथ राजनीतिक दल के, सभी राजनीतिक दलों के लोग उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे दल का है तो मुंह फेर लिया। शादी ब्याह है, सामाजिक कार्यक्रम है, सौहार्द बना के रखते हैं। दो टीमें मैदान में खेलती है तो मैदान के बाहर आके तलवार तो नहीं चलाती, गले में हाथ डाल के भी बैठते हैं, साथ में चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, यारी दोस्ती भी रहती है अलग अलग टीम के प्लेयर्स की भी। तो उस परिस्थिति में ये सही है कि कई राजनीतिक दलों के लोगों ने मेरा मनोभाव जानने का प्रयास किया। किस तरह के प्रस्ताव आए थे आपको? वो अब बात होती है, कई प्रकार की बात होती है। मैंने सबको ये कहा था कि 90 साल से ऊपर हम लोग का परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, आज़ादी के पहले से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मैं दूसरे दल में जाने की मनस्थिति नहीं बना सकता और भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके लोगों से कोई वैसी रंजिश नहीं है कि साथ बैठ भी नहीं सकते। लेकिन उनकी जो विचारधारा है उसमें कई विचारधाराओं में मेरी निजी विचारधारा मेल नहीं खाती, एकदम मेल नहीं खाती। साथ में वैचारिक प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं कर सकते। तो वो कोई गुंजाइश ही नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की, और कोई बात नहीं थी, तलवार अलवार निकल के भाजने वाली कोई बात नहीं थी। मेल नहीं था, विचारों का मेल ही नहीं था। इसलिए वो बात आई होगी कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो दूसरे दल में तो नहीं जाऊँ। चलिए अब एक आपके विभाग की तरह आ जाए, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। लास्ट टाइम मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपने जिनसे प्रोजेक्ट बताया था मुल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा समय हो गया लेकिन वो अभी तक हकीकत में आमली जामा नहीं फैल पाया है। आखिर वजह क्या भाई? कई बन गए, कई उनको हमने क्लिनिक का नाम दिया है।
अमर क्लिनिक के नाम से उनको चालू किया है। और ये शहरी क्षेत्रों में 366, 183, 183, 182, 182 मान लीजिए 364 इनकी स्थापना होनी है। मान लीजिए रायपुर में 70 हैं, तो अंबिकापुर में 14 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 16 है, कुल मिला के 364 स्थापित होने हैं। और इनके लिए फंड्स भी उपलब्ध हैं, काम भी चालू है, कई चालू भी हो चुके। तो वो पूरा होने में बनाने की जो टेंडर है, टेंडर पर है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दे रहा है, इसके लिए मतलब टाइम नहीं दे रहा है इसके इनाग्रेशन के लिए, ये नहीं गारंटी, इसमें खबर ये आ रही थी। नहीं, वो तो चालू है, चालू। मैं ये चाहता था कि 100 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे इनॉग्रेशन करा दें। यानी मुख्यमंत्री जी से कराना है तो कोई बड़ी संख्या में रहे, एक एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें एक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के लेवल के व्यक्ति से कराना औचित नहीं रखता। तो वो एक साथ उतने जैसे तैयार नहीं हो पा रहे थे, तो उनसे मैं जो कराना चाह रहा था कि कम से कम 50 हो, 50 के ऊपर हो, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन वो समय नहीं दिया हमने। नहीं, वो तो हमेशा समय देते। फिर क्या वजह थी? तैयारी नहीं, एक साथ तैयार नहीं हुए। कहीं एक तैयार हो गया है तो वहाँ पब्लिक का प्रेशर रहता है कि आप क्यों रोके हुए हो, हमारे को तो सेवा चाहिए, आप फीता काटने के लिए रोके हुए हो। तो हम लोग के ऊपर जो दबाव रहता है कि बन गया उसको डिलीवर करो। एक साथ जो मेरे मन में था 50 करें। अभी मुझे लगता है कि हम ही लोग के यहाँ अपने विधानसभा में, अपने शहर में, अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग तैयार है, उनसे टाइम लिया हुआ है। वो शायद 8 तारीख को अगर सब चीज़ ठीक बैठ गया तो 8 तारीख को इनॉग्रेशन होगा, नहीं तो वही करेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की हम लोगों ने स्थापना की है। उसके लिए भी टेंडर वगैरह सब हो गए हैं, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उसके लिए भी उनने सहमति दे रखी कि हम लोगों तो बड़े ही जो काम रहते हैं। अभी सिकल सेल इंस्टीट्यूट, अभी कुछ साथी पूछ रहे थे कि सिकल सेल में अब क्या कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने चालू किया, तो 48 करोड़ का सिकल सेल इंस्टीट्यूट का अभी शिलान्यास 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने रायपुर में किया। प्रधानमंत्री जी तो अभी 1 तारीख को उन्होंने बोला कि किसी ने कुछ नहीं किया। तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि सही जानकारी उन तक पहुंच पाती है, या पहुंचती होगी तो नजरअंदाज का। सही है कि क्योंकि अब 5-6 महीने बचे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रही है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनके जो बड़े लीडर हैं या नेता हैं, इनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं, अमर्यादित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखा, कई जो कांग्रेस के लीडर हैं, अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा फुन सिंह बरैया जिस बयान दे रहे हैं कि कलेक्टर ऑफ OSP को, थानेदार को डंडा लटका दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पूरी बाप दादा ने निकाल दिए। तो कहाँ तक कुछ मानते हैं ये? अगर आप मानते हैं कि इन बयानों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? मैं ऐसे बोली भाषा से सहमत नहीं रहता कभी भी, कोई भी उसको बोले। और मुझे लगता है क्योंकि मेरा स्वभाव दूसरे किस्म का है, इस प्रकार के बोली का इस्तेमाल करने का नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी दमदारी जो दिखाते हैं लोग, उन्हीं को पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, खास करके गलत भाषा या इसका प्रयोग करे तो चाहे कोई करे, कोई दल का व्यक्ति करे, वो नुकसान उसको होना चाहिए, पब्लिक की तरफ से नुकसान होना चाहिए। दुर्भाग्य से कभी कभी लगता है कि अरे ये तो दमदारी से बोल रहा है। तो मुझे वैसी दमदारी व्यक्तिगत तौर पे पसंद। जो बड़े लीडर हैं, जो इस तरह का बयान देते हैं, उनको इन पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि आप मानते हैं कि इस तरह आपने जैसे कहा कि इससे नुकसान हो सकता है। होना चाहिए, कभी कभी नहीं होता है। एग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन सुपर हीरो, तो नुकसान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बन रही है विधानसभा चुनाव में इस बार? कांग्रेस आगे दिख रही है, क्लियरली आगे दिख रही है। पिछले चुनाव में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस को सफलता मिली। हम लोग जीतेंगे ऐसा हम लोग को लगता था, इसीलिए नहीं कि हम लोग कांग्रेस में हैं, ऐसा लगता था कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। संगठन में भूपेश भाई थे, काफ़ी आंदोलन हम लोगों ने किए, जेल भरो ये वो, कई कई प्रकार के आंदोलन लगातार हम लोगों ने बना के रखे। गर्भाशय कांड हुआ था, PDS कांड हुआ था, राशन कार्ड की दुर्व्यवस्था, कई कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया था। घोषणा पत्र बना,
उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। पर 68 सीटें आएंगी और इतने बड़े बड़े मार्जिन से हम लोग जीत पाएंगे, ये मैं भी नहीं सोच पाया। 52-60 सीटें आएंगी, 68 आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो लगता था कि 30 के आसपास तो रहेंगे, बहुत खराब हालत होगी तो 25-30 के आसपास रहना चाहिए, वो 15 पे चले गए। बाई इलेक्शन हुआ तो 1 सीट और कम हो गई, 14 पे आ गए। आज भसीन जी दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, भिलाई क्षेत्र से विधायक, वो 13 पे आ गए। तो 13 से 46, आधा से ऊपर पहुंचना वास्तविक तौर पे भी संभव नहीं दिख रहा। ये कांग्रेस भाजपा को छोड़ दीजिए, 13 से 46 पार करना, 45 पार करके मेजोरिटी की तरफ जा पाना, वो उनको भी नहीं मुझे लगता है कि संभव दिख रहा है। तो क्लियरली कांग्रेस आगे है, उसने काम भी किया है, पिछले 4.5 साल काम भी किया है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए, और जीतने की प्रबलतम संभावना है। बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि यानी करीब करीब सूर्य पश्चिम से उगने वाली बात आज के जो 2018 में मैंडेट मिला था अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने कहा अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज़्यादा मैंडेट मिला था, 64 सीट, या रिपीट हो गई इस बार 2023 में? टारगेट जो हम लोग के कुछ साथियों ने रखा है 75 पार कर रखा है, अभी अब 71 है। बाई इलेक्शन 3 हुए, जोगी जी की मृत्यु इस दरमियान हुई, देवव्रत जी जोगी कांग्रेस के थे, उनकी मृत्यु इस दरमियान हुई। उन चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिली, उपचुनाव में कांग्रेस जीत के आई। एक भाजपा के विधायक थे, उनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस जीत के आई। एक सांसद का चुनाव लड़े, हमारे विधायक जीत के आए थे, वहाँ उपचुनाव हुआ, वो भी उपचुनाव कांग्रेस जीती। नगरीय निकायों में, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में किया, और काम 4.5 सालों में तुलनात्मक ठीक है। कुछ काम नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं है कि सारी उंगलियां बराबर भी नहीं है, ना हो सकती। कुछ काम हुए, अच्छे काम हुए, कुछ काम नहीं हो पाए। उस आधार पे मुझे लगता है कि लोगों में ये संतुष्टि होगी कि इन्होंने कोशिश तो ठीक थी, डिलीवर भी किया, कई चीज़ों को डिलीवर भी किया, किसानों के लिए किया, उपभोक्ताओं के लिए किया, राशन वितरण में किया, बिजली में रियायत देने की बात की, यूनिवर्सल पीडीएस लागू किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, रोडों के निर्माण में काम किया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का एक श्रृंखला का सृजन किया जो बहुत पॉपुलर है। प्राइवेट स्कूलों में जाके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, बड़ी बड़ी फीस का खर्चा परिवारों को उठाना पड़ता था। कई ऐसे काम हैं जो सरकार ने अच्छे किए हैं। गौठानों का भी निर्माण है, गोबर की खरीदी की बात है, लोगों के पास पैसा पहुंचाने का एक प्रयास, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे बढ़ाना, वनोपज, कई वनोपज 50 से ऊपर वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य करना। आज देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिलेट मिशन की बात हो रही है, घोषणा पत्र में अंकित था, सरकार ने उसको अपनाया, लागू किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया, गन्ने के लिए लागू किया, मक्के के लिए लागू किया। तो काम किया, कोशिश की कि लोगों के लिए हम सहायता करें, पैसा नियम लागू किए। ठीक है, उसमें कुछ लोग और चाह सकते हैं, हर समय सुधार की गुंजाइश रहती है, फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा काम सरकार ने किया, तो उसका परिणाम चुनाव में मतदाता जरूर पॉजिटिव देगा, ऐसा मेरा आकलन है। तो 75 पार एक तरफ मान लीजिए, और 2/3 तो डिजर्व भी करती है सर, कि कम से कम हो तो 2/3 90 में 60 सीट तो आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी सीएम टी.एस. सिंघदेव साहब, जिनसे हमने कई चीज़ों को लेकर बात की। वो डिप्टी सीएम को लेकर जो उनको जनता के बीच जाना है, अगले विधानसभा 2023 में, उन्होंने उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत फिर से मिलेगा कांग्रेस को, और जनता उनको अब देखना है कि जनता उनको सीएम के रूप में देख रही है या डिप्टी सीएम के रूप में। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।